Imagine you are in a courtroom and the judge asks you about actus reus or adverse possession or ad valorem. When you hear these terms, they sound a bit difficult for you. लेकिन एक बार आपको इनका मीनिंग समझ में आ गया तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए टू यूज इट इन योर डेली लीगल जर्नी। हाय, दिस इज दिव्या एंड वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। आज की वीडियो में हम अल्फाबेट ए से शुरू होने वाले 50 एसेंशियल टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे और आपके लिए इजी कर देंगे। साथ ही हम इनको एक सेंटेंस में फ्रेम करके भी बताएंगे। चलिए आपके लीगल वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फर्स्ट है एब इनिशियो, मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग। किसी चीज़ की शुरुआत को हम एब इनिशियो बोलते हैं। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे? अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वॉइड एब इनिशियो इज ट्रीटेड एज इट नेवर एग्जिस्टेड, सच एज अ कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर फ्रॉड। नेक्स्ट है अबेट। अबेट मतलब टू पुट एन एंड, किसी चीज़ को एंड कर देना, अंत कर देना। इसका सेंटेंस हम अगर फ्रेम करेंगे तो कैसे करेंगे? If a lawsuit is not continued by the legal heirs after the plaintiff's death, it may abate and be dismissed by the court. ठीक है। थर्ड वर्ड है abduct, to take away, specially a person by fraud or force or deceitful means। मतलब किसी इंसान को बाय फ्रॉड या जबरदस्ती या उसको बहला फुसलाकर अपने पास ले आना, उसको हम एबडक्ट बोलते हैं। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे पुट अप करेंगे? राम हैज बीन एबडक्टेड बाय द क्रिमिनल्स एंड दे हैव आस्क्ड फॉर रैंसम फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ठीक है। फोर्थ टर्म है हमारा एबेट, टू इंस्टिगेट और एनकरेज द कमीशन ऑफ अ क्राइम। किसी को उकसाना कि वो एक क्राइम कर दे, उसको एबेट बोलते हैं। और इसका सेंटेंस में हम कैसे फ्रेम करेंगे? राहुल अबेटेड अंजलि टू स्टील फोन फ्रॉम द स्टोर रूम। तो इसमें राहुल ने क्या किया? अंजलि को अबेट किया, उसने इंस्टिगेट किया चोरी करने के लिए, तो इसको अबेट बोलते हैं। ठीक है। फिफ्थ है अबैटर। अबैटर इज वन हु अबैट्स द कमीशन ऑफ द क्राइम। जिसने अबैट किया है क्राइम करने के लिए, उसको अबैटर बोलते हैं। तो अबैटर कौन हो गया यहाँ पे? राहुल हो गया कि उसने अंजलि को अबैट किया। ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स एब्सकॉन, टू हाइड अवे, स्पेशली टू एस्केप अरेस्ट। ठीक है। टू गो आउट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, टू कंसील वनसेल्फ इन ऑर्डर टू अवॉइड लीगल प्रोसेस और टू एस्केप अरेस्ट। इसका मतलब ये है कि कोई एक इंसान जब उसको पता चल जाता है कि मुझे पुलिस अरेस्ट करने वाली है, तो वो जाके कहीं पर छुप जाता है ताकि वो अरेस्ट होने से बच जाए, या फिर वो कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर चला जाता है ताकि उसको पकड़ा ना जा सके। ठीक है। इसका सेंटेंस क्या है? आफ्टर कमिटिंग द फ्रॉड द एक्यूज ट्राई टू एब्सकॉन्ड टू अनदर कंट्री। नेक्स्ट है सेवेंथ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब अनक्वालिफाइड या फिर अनकंडीशनल भी आप बोल सकते हो। फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल रेस्ट्रेंट और लिमिटेशन, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया गया है या फिर कोई लिमिटेशन नहीं है, उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। इसका क्या सेंटेंस होगा? द कोर्ट ग्रांटेड प्रियंका एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, मीनिंग शी हैज फुल राइट्स टू इट विदाउट एनी कंडीशन। एट है एब्सटीन। इसका मतलब है टू कीप वन सेल्फ अवे फ्रॉम, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो टू विथहोल्ड वन सेल्फ फ्रॉम पार्टिसिपेशन और एक्शन। मतलब कि आप कोई चीज़ करने से या कोई एक्ट करने से खुद को रोक रहे हो, उसको एब्सटेन बोलते हैं। ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे? द जज डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन ड्यू टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द केस। ठीक है। नाइन्थ है एसेसरी, वन हु एड्स और गिव्स काउंटेनेंस टू अ क्राइम। मतलब जो क्राइम कर रहा है और उसको एक सेकंड पर्सन आके कुछ उस क्राइम करने के लिए कुछ हेल्प कर रहा है या एड कर रहा है, उसको एसेसरी बोला जाता है। सेंटेंस में हम कैसे फ्रेम करेंगे? अमित वॉज चार्ज्ड एज एन एसेसरी टू द क्राइम फॉर हेल्पिंग द मेन एक्यूज्ड आफ्टर द फैक्ट। ठीक है। टेंथ है accomplice, मतलब वन कंसर्न विथ अनदर और अदर्स इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड एसोसिएट इन द क्राइम और गिल्ट। मतलब कि वो इंसान जो क्राइम करने में उसका पूरा हेल्प कर रहा है, वो उस क्राइम का पार्ट ही है, वो भी एक गिल्टी पर्सन है उस क्राइम के लिए। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ। एसेसरी में वो पर्सन सिर्फ उसको हेल्प करता है क्राइम के लिए, लेकिन एकम्प्लाइज में
वो पूरी तरह इन्वॉल्व है उस क्राइम का एग्जीक्यूशन के लिए, उसको अकम्प्लाइज बोलते हैं। इसको हम सेंटेंस में कैसे करेंगे? द अकम्प्लाइज वाज आल्सो सेंटेंस्ड टू प्रिजन बिकॉज ही हेल्प्ड कैरी आउट द क्राइम। 11th है एक्यूज, टू चार्ज विद एन ऑफेंस। किसी इंसान को जब ऑफेंस के लिए चार्ज कर देते हैं, उस पर धाराएं लगा दी जाती है कि ये इन धाराओं में हमने इसको चार्ज किया है, उसको एक्यूज बोलते हैं। इसका सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करेंगे? द पुलिस accused him of theft after finding the stolen goods in his possession। ठीक है। 12th है acquit, to set free or deliver from the charge of an offense after trial। देखो पहले आता है एक्यूज, किसी को हम एक्यूज करते हैं कि उस पर चार्ज लगा दिया जाता है कि ये इस ऑफेंस के लिए हमने इसको चार्ज किया है। अब जब ट्रायल हो जाता है, ट्रायल के बाद में पता चलता है कि ये बंदा पे तो गलत चार्जेस लगे हैं, इसने कुछ ऐसा क्राइम किया ही नहीं, तो कोर्ट उसको फ्री कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्विट करना। इसको आप सेंटेंस में आप कैसे फ्रेम कर सकते हो? द कोर्ट एक्विटेड द डिफेंडेंट आफ्टर फाइंडिंग नो सॉलिड एविडेंस टू प्रूव हिज गिल्ट। ठीक है। 13 है एक्विटल। अब जब कोर्ट ने उसको फ्री किया तो कोर्ट तो डिसीजन भी देगा, ये तो इनोसेंट है, इस पे तो कोई चार्ज हम कर ही नहीं सकते, उस डिसीजन को बोलते हैं एक्विटल। ठीक है। द कोर्ट्स डिसीजन दैट अ पर्सन इज इनोसेंट ऑफ द क्राइम दे वर चार्ज्ड विद। अब इसको आप सेंटेंस में कैसे फ्रेम करोगे? द एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड सरप्राइज्ड मैनी एज द प्रोसिक्यूशन सीम टू हैव अ स्ट्रॉन्ग केस। ठीक है। 14 आता है एक्ट ऑफ गॉड। इसको आपने टॉट की क्लास में पढ़ा होगा। एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है? एन इवेंट विच हैपन्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन एक्शन एंड विच नो ह्यूमन फोरसाइट और स्किल कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एंटिसिपेट। कोई ऐसा इवेंट जो ह्यूमन एक्शन से पूरा इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई ह्यूमन एक्शन इन्वॉल्व नहीं है, और हम कितना भी रीजनेबल केयर कर ले कोई चीज़ को रोकने से, लेकिन हम उसको नहीं रोक सकते, उस एक्ट को एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारे एक्ट ऑफ गॉड है। ठीक है। अब इसको हम कैसे सेंटेंस में फ्रेम करेंगे? The flood was considered an act of God which exempted the contractor from liability under the contract। ठीक है। 15 है actionable, giving sufficient legal grounds for a lawsuit। अब जब हम केस फाइल करने जाते हैं तो हमें पेटिशन में लिखना पड़ता है कि हम कौन से लीगल ग्राउंड्स में ये पेटिशन कोर्ट में लेके आए हैं, तो वो जो लीगल ग्राउंड्स है उनको बोलते हैं एक्शनेबल। ठीक है। इसको आप कैसे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो? द डिफेमेटरी स्टेटमेंट मेड अगेंस्ट अंजलि वॉज एक्शनेबल अलाउइंग हर टू फाइल अ लॉ सूट। ठीक है। अब वैसे ही नेक्स्ट आता है एक्शनेबल क्लेम, अ क्लेम फॉर रिलीफ या फिर टिपिकली इन्वॉल्विंग डेब्ट्स और क्लेम्स नॉट सिक्योर्ड बाय टेंजिबल प्रॉपर्टी विच कैन बी परस्यूड इन द कोर्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्शनेबल क्लेम मतलब ये एक रिलीफ है जो आप कोर्ट में जाके अपना हक मांग सकते हो, इसको आप दावा भी बोल सकते हो, जो आप किसी पर्सन से लेते हो। ठीक है। मतलब कि अगर आपको किसी से पैसा लेना है या आपका कोई हक बनता है तो आप कोर्ट में जाकर उसको हासिल कर सकते हैं, तो उसको एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। ठीक है। अब इसका क्या हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं एक्शनेबल क्लेम का? सुमित सोल्ड हिज एक्शनेबल क्लेम टू रिकवर द अनपेड डेट टू अ थर्ड पार्टी। ठीक है। 17 है एक्टस रियस। इसको एक्टस रियस आपने आईपीसी या भी अब करेंटली बीएनएस के क्लासेस में आप सुनते आए होंगे। द फिजिकल एक्ट और अनलॉफुल कमीशन इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम। आपने कोई ऐसा एक एक्ट किया है या फिर कोई अनलॉफुल ओमिशन किया है या ऐसा कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं किया जिसके वजह से क्राइम हो गया है, उसको एक्टस रियस बोलते हैं। इसको आप ऐसे याद रखना, एक्ट मतलब कोई एक्ट करते हैं तो इसमें हमेशा एक्टस रियस में हमेशा एक फिजिकल एक्ट या ओमिशन इन्वॉल्व होगा। ठीक है। इसका हम कैसे फ्रेम करेंगे? इन क्रिमिनल लॉ बोथ एक्टस रियस एंड इंटेंशन मस्ट बी प्रूवन टू कन्विक्ट समवन ऑफ अ क्राइम। ठीक है। 18 है एडहॉक। आपने अब कई बार न्यूज में भी सुना होगा, एडहॉक कमेटी बनाई होगी। तो ये एडहॉक क्या होता है? इट इज एस्टैब्लिश्ड एक्टिंग और कंसर्न विद अ पर्टिकुलर एंड और पर्पस। तो एडहॉक कमेटी हमेशा कोई एक पर्टिकुलर पर्पस फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। इसका सेंटेंस अब हम कैसे फ्रेम करेंगे? An ad hoc committee was formed to investigate the corruption allegations within the organization। ठीक है।
Ad idem. It is a Latin term meaning to the same thing. It is used in legal context to indicate that parties are in agreement on a point or issue. तो इसका मतलब तो अब आपको समझ में ही आ गया होगा। एड आइटम लीगल कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है और ये इंडिकेट किया जाता है कि एग्रीमेंट के दोनों पार्टीज एग्री हो गए हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट या इशू में। ठीक है, अब इसको आप कैसे करोगे सेंटेंस में फ्रेम? Both parties were ad idem on the terms of the contract, meaning they agreed fully and clearly. नेक्स्ट है ad valorem. इसका मतलब इन प्रोपोर्शन टू वैल्यू। जब किसी चीज की वैल्यू उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से निकाली जाती है तो उसको ad valorem बोला जाता है। सेंटेंस क्या होगा? द कस्टम्स ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स is calculated on an ad valorem basis depending on the value of the goods. ठीक है, नेक्स्ट है एडजर्नमेंट। अब एडजर्नमेंट भी आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, द स्पीकर हैज एडजर्न द सेशन ऑफ द लोकसभा। तो ऐसे हम कोर्ट में भी जब आप जाओगे तो आपको कई बार ये टर्म सुनने को मिलेगा दैट द कोर्ट हैज बीन एडजर्न। तो इसका मीनिंग क्या होता है? द पोस्टपोनमेंट और सस्पेंशन ऑफ अ कोर्ट प्रोसीडिंग्स टू अनदर टाइम और डेट। ठीक है, सेंटेंस क्या होगा? द एडवोकेट रिक्वेस्टेड एन एडजर्नमेंट टू गैदर मोर एविडेंस बिफोर द नेक्स्ट हियरिंग। एडजर्नमेंट के बाद आ जाता है एडजुडिकेशन। किसी भी लीगल मैटर में जब कोर्ट अपना डिसीजन देता है या एक फॉर्मल जजमेंट प्रोनाउंस करता है तो उसको एडजुडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, द फॉर्मल जजमेंट और डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन अ लीगल मैटर इज कॉल्ड एडजुडिकेशन। तो इसको अब हम सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे? द एडजुडिकेशन ऑफ द केस टुक सेवरल मंथ्स बट द जज फाइनली डिलीवर्ड अ फेयर एंड जस्ट डिसीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 23rd, एडमिशन। एडमिशन टर्म तो आपने अब कई बार सुना ही होगा, लेकिन लीगली एडमिशन का मतलब क्या होता है? अ स्टेटमेंट एक्नॉलेजिंग द ट्रूथ और समथिंग विच कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द लीगल प्रोसीडिंग। देखो, जब कोर्ट में कोई केस जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कुछ एविडेंस जाके सबमिट करते हैं। अब वो एविडेंस जो है वो या तो रिटर्न हो सकते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स में हो सकते हैं, या फिर जो इस केस के विटनेसेस होते हैं वो जाके स्टेटमेंट्स देते हैं और ये बोलते हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एकदम ट्रू है टू माई नॉलेज। तो इस स्टेटमेंट को बोला जाता है एडमिशन। इसको हम कैसे सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं? Kunal's admission of guilt during the trial played a significant role in the judge's final decision. ठीक है, एडवर्स पोजेशन। अब पोजेशन का मतलब तो आपको पता है, कोई चीज को पोजेस कर लेना। आपके हाथ में जो अभी मोबाइल है ये क्या है? ये आपके पोजेशन में है करेंटली। ठीक है, आपका जो बुक्स है ये आपके पोजेशन में है। तो पोजेशन का तो मतलब आपको समझ में आ गया। अब एडवर्स पोजेशन क्या होता है? द ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी by someone who is not a legal owner in a manner that is hostile, continuous, open and exclusive for a legally specified period, thereby potentially gaining legal ownership of the property. अब देखो, ये जो आपके हाथ में अभी जो मोबाइल है ये आपके पोजेशन में है। अब मान लो आपका फ्रेंड आके एकदम से आपका मोबाइल ये छीन ले और लेके चला जाए, तो अब वो मोबाइल उसके पोजेशन में आ गए, तो वो जो पोजेशन है उसको बोला जाता है एडवर्स पोजेशन। ठीक है, आपका फ्रेंड तो लीगल ओनर नहीं है आपके मोबाइल का, लेकिन फिर भी मोबाइल तो अब उसके पोजेशन में है, तो उसको एडवर्स पोजेशन बोला जाता है। अब इसको अब आप कैसे सेंटेंस में फ्रेम करोगे? आफ्टर लिविंग इन द हाउस फॉर 12 years विदाउट डिस्प्यूट, रेखा क्लेम्ड ओनरशिप थ्रू एडवर्स पोजेशन। ठीक है, 25th है एडवोकेट। एडवोकेट का मीनिंग मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। एडवोकेट इज वन हु इज क्वालिफाइड टू प्लीड बिफोर द हायर कोर्ट ऑफ लॉ। वो इंसान जिसके पास वो क्वालिफिकेशंस है कि वो कोर्ट में जाके प्लीड कर सके या केस लड़ सके, उसको हम एडवोकेट बोलते हैं। यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ लॉयर का मीनिंग बता देती हूँ। लॉयर कौन होते हैं कि उनके पास क्वालिफिकेशंस तो होती है, लेकिन वो जाके प्लीड नहीं कर सकते, वो सिर्फ एडवाइस ही दे सकते हैं। उनके पास प्लीड करने के लिए क्वालिफिकेशंस नहीं होती, उसको लॉयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एफिडेविट। एफिडेविट वर्ड आपने कई बार सुना होगा, आपने देखा भी होगा, आपके कुछ पर्पस के लिए आपने बनवाया भी होगा एडवोकेट से एफिडेविट। तो एफिडेविट क्या है? इट इज अ रिटन स्टेटमेंट इन द नेम ऑफ अ पर्सन कॉल्ड डेपोनेंट बाय whom it is voluntarily signed and sworn to or affirmed।
ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप रिटन स्टेटमेंट देते हो और आप उसमें नीचे साइन करते हो और स्वॉन करते हो, एक ओथ लेते हो कि मैं इस डॉक्यूमेंट में जो भी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ये ट्रू है, और वो जो पर्सन साइन करेगा उसको बोला जाता है डेपोनेंट, और उस पूरे डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाएगा फिर, एफिडेविट। ठीक है, अब इसको आप कैसे करोगे एफिडेविट को सेंटेंस में फ्रेम? लता सबमिटेड एन एफिडेविट इन कोर्ट swearing that the statements she has made were true. नेक्स्ट है affirm, to declare or assert a fact as true in the legal context, often under the oath. जब कोई इंसान कोई लीगल डॉक्यूमेंट या पेटिशन में डिक्लेयर करता है कि मैं इसमें जो भी फैक्ट्स है वो सारा ट्रू है मेरे नॉलेज में, और वो एक ओथ के अंडर में डिक्लेयर करता है, उस डिक्लेरेशन को बोला जाता है एफर्म। ठीक है, तो एफर्म को अब आप कैसे सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हो? द विटनेस चोज टू एफर्म रेदर देन स्वेयर एन ओथ ड्यू टू हिज रिलीजियस बिलीफ। ठीक है, 28 है एफ्रे। अब कई बार आप सबने देखा ही होगा कि आप जब रास्ते में जा रहे हो तो लोग आपस में कुछ झगड़ा कर रहे हैं, 5-6 लोग कहीं पर आपस में फाइट कर रहे हैं, उस जगह का एक पीस डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो जो पब्लिक फाइट उस समय हो रही होती है उसको लीगल टर्म्स में बोला जाता है एफ्रे। एफ्रे मीन्स अ पब्लिक फाइट दैट डिस्टर्ब्स द पीस। इसको अब आप कैसे कर सकते हो सेंटेंस में फ्रेम? द मेन वर चार्ज्ड विद एफ्रे आफ्टर देयर पब्लिक फाइट डिसरप्टेड द पीस। ठीक है, देन है एजेंट। एजेंट भी अब आपने कई बार सुना होगा, मैं LIC एजेंट हूँ, मैं उस कंपनी का एजेंट हूँ। तो एजेंट एक्चुअल में कौन होते हैं? अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। कि आपने अपने कंपनी के लिए कोई पर्सन को हायर की है और उसको कहा है कि तुम मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ तुम डील करो और मेरी तरफ से तुम रिप्रेजेंटेटिव होगे, तो वो आपका एम्प्लॉय हो गया और उस एम्प्लॉय को बोला जाता है एजेंट। ठीक है, अब इसका सेंटेंस क्या होगा? द एजेंट वाज ऑथराइज्ड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हमने कई बार सुना है और आप लोगों को सबको पता ही होगा एग्रीमेंट क्या होता है। स्टिल agreement means every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement। जब दो पर्सन कुछ प्रॉमिस एक दूसरे को देते हैं और वो प्रोमिसेस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। इसको अब सेंटेंस में आप कैसे करोगे? The agreement between the parties was legally binding as it met all the requirements of a valid contract। ठीक है, अब नेक्स्ट है alibi। A plea of a person accused of an offence that he was elsewhere, having regard to the time and place when and where he is alleged to have committed the offence, he could not have been present। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन जिसको एक्यूज बना दिया गया है एक ऑफेंस में, तो वो पर्सन प्ले ऑफ एलाबाई ले सकता है। तो वो बोलेगा कि मैं उस ऑफेंस वाले प्लेस में प्रेजेंट ही नहीं था, ना मैं उस टाइम में वहाँ पे था, तो ये होता है प्ले ऑफ एलाबाई। अब एलाबाई को हम कैसे सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं? ड्यूरिंग द ट्रायल द डिफेंडेंट क्लेम्ड एन एलाबाई स्टेटिंग दैट ही वॉज एट अ डिफरेंट लोकेशन when the crime occurred and provided witnesses to support his claim। ठीक है, नेक्स्ट है एमलगमेशन। एमलगमेशन आपने न्यूज़ में बहुत बार सुना होगा कि दो कंपनीज का एमलगमेशन हो रहा है, ये मर्ज हो रहे हैं ये दोनों एंटिटीज, तो इस कॉम्बिनेशन या मर्जिंग ऑफ टू एंटिटीज को बोला जाता है एमलगमेशन। इसका आप कैसे एग्जांपल दे सकते हो? अब द एमलगमेशन ऑफ द टू कंपनीज क्रिएटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट है अमेंडमेंट। ये भी बहुत इजी है, आप लोग को पता ही होगा। अमेंडमेंट मतलब कोई चीज़ को अमेंड करना, ऑल्टर करना। ठीक है, उसमें आप या तो कोई चीज़ ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर आप सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो। एनी ऑल्टरेशन मेड और प्रपोज्ड बाय एडिंग और डिलीटिंग और सब्सटीट्यूटिंग समथिंग। ठीक है, इसका अब हम कैसे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं? द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय अ 2/3 मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट आता है अपेलेंट। अपेलेंट मीन्स द पार्टी हु अपील्स अ कोर्ट्स डिसीजन। अब जब कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है और उसमें से एक पार्टी खुश नहीं है उस डिसीजन से, तो वो हायर कोर्ट में जाके अपील करती है, तो वो पार्टी जो जाके अपील किया है उसको अपेलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो? द अपेलेंट चैलेंज द ट्रायल कोर्ट्स डिसीजन एंड sought a reversal of the judgment in the higher court। ठीक है, नेक्स्ट है एमिकस क्यूरी।
मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो कोर्ट का दोस्त है उसको एमिकस क्यूरी बोला जाता है। ठीक है, अब ये कौन होता है? ही इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट अ पार्टी टू अ केस बट इज इन्वाइटेड और अलाउड बाय द कोर्ट टू ऑफर इंफॉर्मेशन और एक्सपर्टाइज दैट हैज अ बियरिंग ऑन द इश्यूज इन द केस। अब कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कोई एक पार्टी का कोई एडवोकेट नहीं है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कोर्ट किसी एडवोकेट या ऑर्गेनाइजेशन को हायर कर देगी और उनको बोलेगी कि आप ये केस इस पार्टी के बिहाफ में लड़ो। तो वो जो पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो एमिकस क्यूरी बोला जाता है। साथ ही कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई केस चल रहा है और दोनों पार्टीज के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन अब जज को चाहिए कि उनको कोई असिस्ट करे, कोई नॉलेजेबल पर्सन या एक्सपर्ट पर्सन उनको असिस्ट करे, तो वो किसी एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट को बोल सकते हैं कि आप मुझे अपना एक्सपर्टाइज इसमें दीजिए, तो उनको भी बोला जाएगा एमिकस क्यूरी। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हो सेंटेंस में? द कोर्ट अपॉइंटेड एन एमिकस क्यूरी टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट लीगल एक्सपर्टाइज ऑन द कॉम्प्लेक्स केस। ठीक है, नेक्स्ट है अपील। अ प्रोसीडिंग taken before a superior court or authority for reversing or modifying decision of an inferior court or authority on the ground of error. The case so appealed. तो ये अभी हमने बस थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। जब कोई इंफीरियर कोर्ट कुछ डिसीजन देता है और उसमें से कोई एक पार्टी खुश नहीं होती और वो चाहते हैं कि मैं इस डिसीजन को या तो रिवर्स करवा दूं या मॉडिफाई करवा दूं, और फिर वो हायर कोर्ट में जाके उनको अप्रोच करते हैं, तो उस चीज़ को बोला जाता है अपील। ठीक है, अब आप इसको कैसे कर सकते हो सेंटेंस में? आफ्टर लूजिंग द केस द डिफेंडेंट डिसाइडेड टू फाइल एन अपील इन द हायर कोर्ट। नेक्स्ट है अपीयरेंस। अपीयरेंस का तो मतलब आपको पता ही होगा, ये अपीयर से आया है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब द एक्ट ऑफ कमिंग इनटू द कोर्ट एज अ पार्टी और रिप्रेजेंटेटिव इन अ लीगल प्रोसीडिंग। लीगली जब हम बात करते हैं अपीयरेंस के बारे में, इसका मतलब कि किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में जब किसी को एज अ पार्टी या रिप्रेजेंटेटिव बुलाया जाता है, उसको बोला जाता है अपीयरेंस। जरूरी नहीं है कि अपीयरेंस सिर्फ किसी पार्टी का ही हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या विटनेस हो सकता है, उस एक्ट को भी बोला जाता है अपीयरेंस। अब इसको आप सेंटेंस में कैसे फ्रेम कर सकते हो? द एडवोकेट्स अपीयरेंस इन कोर्ट सिग्निफाइड दैट शी शुड बी रिप्रेजेंटिंग द डिफेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन अब देखो क्या होता है, ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है। इसमें क्या होता है ना कि दोनों पार्टीज आती है और वो कोई थर्ड इम्पार्शियल पार्टी के पास में जाके अपने डिसएग्रीमेंट को सबमिट करते हैं और बोलते हैं कि हमारा ये डिस्प्यूट आप सॉल्व कर दो, तो उस प्रोसेस या मेथड को बोला जाता है आर्बिट्रेशन। It is a method of resolving disputes outside of the court system where parties involved in the dispute agree to submit their disagreement to an impartial party. ठीक है, इसको आप कैसे सेंटेंस में फ्रेम करोगे? The dispute was resolved through arbitration rather than going to court, saving both parties time and money. अब नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। अब वो जो थर्ड पर्सन है ना आर्बिट्रेशन में, उनको बोला जाता है आर्बिट्रेटर। ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्रेटर कौन है? अ पर्सन और वन ऑफ टू और मोर पर्सन्स चूजन बाय पार्टीज और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन देम। तो आर्बिट्रेटर कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये दोनों पार्टी मिलके ही डिसाइड करती है। अब इसका सेंटेंस हम फ्रेम कर लेते हैं। द आर्बिट्रेटर लिसन टू बोथ साइड्स ऑफ द डिस्प्यूट एंड मेड अ बाइंडिंग डिसीजन। नेक्स्ट है आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर है वो जब अपना डिसीजन सुनाएंगे उसको बोला जाता है आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, कोर्ट में तो क्या होता है, कोर्ट में ऑर्डर पास होता है, जजमेंट पास होता है, लेकिन आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है। The decision made by an arbitrator in a dispute that has been submitted to the arbitration. तो इसका अब आप कैसे सेंटेंस फ्रेम करोगे? The arbitral award favored the claimant, granting them the compensation they sought. अब नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी। अब आर्बिट्रेरी वर्ड भी आपने कई बार सुना होगा। आर्बिट्रेरी क्या होता है कि जब कोई अपना पर्सनल डिस्क्रिशन चलाता है, अपने मन मर्जी से कोई चीज़ चलाता है, रेदर कि वो कोई लॉ या रूल्स फॉलो करके, उसको क्या बोलते हैं हम? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी इज बेस्ड ऑन पर्सनल डिस्क्रिशन और विम रेदर दैन एनी फिक्स्ड रूल्स और लॉ। ठीक है, अब इसका क्या सेंटेंस बन सकता है?
The company's decision to fire the employee without any reason was challenged in the court as arbitrary. नेक्स्ट है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब भी आपको पता ही है, द एक्ट ऑफ डिटेनिंग अ पर्सन बाय लीगल अथॉरिटी। ठीक है, कोई भी लीगल अथॉरिटी जब किसी पर्सन को पकड़ लेता है, डिटेन कर लेता है, उसको अरेस्ट बोला जाता है। इसका क्या सेंटेंस करोगे? द पुलिस मेड एन अरेस्ट आफ्टर गैदरिंग इनफ एविडेंस टू प्रूव द सस्पेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। नेक्स्ट है आर्सन। आर्सन मतलब विलफुल और मैलिशियस बर्निंग ऑफ अ प्रॉपर्टी। किसी की प्रॉपर्टी जानबूझ के या बैड इंटेंशन से जब कोई जला देता है, बर्न कर देता है, उसको आर्सन बोलते हैं। तो आर्सन का क्या होगा सेंटेंस? द एक्यूज्ड वाज चार्ज्ड विद आर्सन फॉर इंटेंशनली सेटिंग फायर टू द बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स आप जब बिजनेस लॉ या कंपनी लॉ पढ़ोगे तब आपको कई बार सुनने को आएगा। तो आर्टिकल क्या है? इट इज़ अ फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट typically used in legal context outlining specific terms, provisions और clauses। ये एक written document होते हैं, इसको कई बार हम legal context में use करते हैं, इसमें provisions और clauses लिखे जाते हैं। ठीक है, उसको article बोलते हैं। अब इसको आप कैसे frame कर सकते हो? The articles of association set out the rules and regulation for the company's management and internal affairs। Next है assault। assault भी हम कई बार न्यूज़ में सुनते हैं। तो assault एक्चुअल में क्या होता है? इट इज एन एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग और कॉजिंग हार्म टू अनदर पर्सन, क्रिएटिंग अ फियर ऑफ इमिनेंट डेंजर और हार्म। मतलब कोई ऐसा एक्ट जिसमें एक पर्सन दूसरे को थ्रेटन करता है या उसको डराता है, और वो डर इस तरह का होता है कि दूसरे पर्सन को इमिडिएटली लग जाता है कि वो उसको हार्म कर देगा। उस एक्ट को बोला जाता है असॉल्ट। तो असॉल्ट को आप कैसे सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हो? Both the men assaulted the girl in such a manner that the girl immediately ran away from that place। नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट मतलब एन ऑफिशियल, जुडिशियल और फॉर्मल सैंक्शन, द कंकरेंस ऑफ वंस विल। अब रिसेंटली जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉज आए थे, तो सब वेट कर रहे थे कि प्रेसिडेंट कब उन लॉज में एसेंट करेंगे, मतलब कि कब उसको फॉर्मली सैंक्शन कर देंगे, अपना साइन कर देंगे। ठीक है, अब इसको आप कैसे फ्रेम कर सकते हो? बोथ पार्टीज गेव देयर एसेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीइंग टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट है अटेस्टेड। अब आप सबने जब अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने अपनी जेरोक्स कॉपीज भी वहाँ पर दी होगी, और उन जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स में या तो आपने अपने खुद का सिग्नेचर किया होगा या फिर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय से करवाए होंगे सिग्नेचर। तो उस सिग्नेचर को तब क्या बोला जाता है? अटेस्टेड। क्यों? वो सिग्नेचर का मतलब ये हो गया, जो पर्सन उसको साइन कर रहा है वो ये ऑथेंटिकेट कर रहा है या वो विटनेस बन रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा गया है वो ट्रू है या जेन्युइन है। तो अटेस्टेड का मतलब क्या होता है? टू अफर्म, टू बी ट्रू और जेन्युइन, टू विटनेस एंड ऑथेंटिकेट बाय साइनिंग, ऑफन एज अ विटनेस। ठीक है, नेक्स्ट है अटॉनमेंट। अटॉनमेंट मतलब द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एक्नॉलेजिंग द ट्रांसफर ऑफ राइट्स और प्रॉपर्टी, ऑफन इन लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप। अब जब कोई पर्सन रेंट में कोई घर लेता है लैंडलॉर्ड से, तो लैंडलॉर्ड उस घर के साथ में कुछ राइट्स भी ट्रांसफर करता है टेनेंट को। उस एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ राइट्स को क्या बोलते हैं? अटॉनमेंट। अब इसको आप सेंटेंस में कैसे फ्रेम कर सकते हो? द टेनेंट्स अटॉनमेंट टू द न्यू लैंडलॉर्ड वॉज रिक्वायर्ड after the property was sold, meaning the tenant acknowledged the new owner as their landlord। ठीक है, नेक्स्ट है अथॉरिटी। अब अथॉरिटी भी आपने कई बार सुना होगा, आपने यूज़ भी किया होगा कि ये टर्म अथॉरिटी अपनी डेली लाइफ में, कि तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे, तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है कि तुम यहाँ पर बैठे हो। तो अथॉरिटी लीगल टर्म्स में क्या हुआ? लीगल पावर और राइट टू मेक डिसीजन, एनफोर्स लॉ और कैरी आउट ड्यूटीज। मतलब अथॉरिटी एक लीगल पावर है जिससे कोई एक पर्सन डिसीजन ले सकता है या कोई ड्यूटी अपना फुलफिल कर सकता है या फिर वो लॉ एनफोर्स कर सकता है, उसको अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आपको सेंटेंस में फ्रेम करना होगा तो आप कैसे कर सकते हो? द पुलिस ऑफिसर हैड द अथॉरिटी टू अरेस्ट द सस्पेक्ट बेस्ड ऑन द एविडेंस प्रोवाइडेड। लास्ट हमारा आता है एवरमेंट। एवरमेंट मतलब द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन अ लीगल प्लीडिंग असर्टिंग दैट द पर्टिकुलर फैक्ट इज ट्रू। अब जब आप पेटिशन फाइल करते हो तो उस पेटिशन में आप कुछ प्लीड करते हो। ठीक है, आप कुछ स्टेटमेंट्स देते
देते हो और ये बोलते हो कि ये सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट है, ये ट्रू है, उसको बोला जाता है एवर्मेंट। अब एवर्मेंट को हम कैसे सेंटेंस में फ्रेम करेंगे? द लॉयर्स एवर्मेंट that his client was innocent was supported by strong evidence presented in court। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने पढ़ा है 50 इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स जो अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो लीगल टर्म्स पढ़ेंगे जो अल्फ़ाबेट बी से स्टार्ट होता है। तो आज की क्लास अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए एंड यू डोंट मिस आउट एनी वीडियो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।